हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। अगर आपको इतिहास, अर्थशास्त्र और भारत की आर्थिक यात्रा में दिलचस्पी है, तो आज का ये सफर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और चाहें तो इसे सेव कर लीजिए, ताकि आप इसे आराम से छोटे छोटे हिस्सों में समझ सकें। आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने जा रहे हैं, वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण कृति है जिसमें भारत की मुद्रा व्यवस्था, रुपए का इतिहास और उसकी समस्याओं का गहरा विश्लेषण किया गया है। ये किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जिसे लिखा था भारत के महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने। इस पुस्तक के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा रुपया कैसे अस्तित्व में आया, कैसे वो चांदी से जुड़ा हुआ था और कैसे ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक यात्रा और जानते हैं हमारे अपने रुपए की अनसुनी कहानी। अध्याय 1, पैसे का जन्म। जब चीजों के बदले चीजें खरीदी जाती थी। एक समय था जब दुनिया में न नोट थे, न सिक्के, न बैंक और न ही डिजिटल पेमेंट ऐप्स। सोचिए, अगर आपकी जेब में पैसा ही न हो तो आप अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? व्यापार कैसे होगा? उस समय व्यापार का सबसे पुराना तरीका था वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब था चीज के बदले चीज। मान लीजिए आप किसान हैं और आपके पास गेहूं की भरमार है, लेकिन आपको कपड़े चाहिए। अब आपको एक ऐसे बुनकर को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़े हों और जिसे गेहूं चाहिए हो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह बहुत जटिल व्यवस्था थी। इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या थी जरूरतों का दोहरा संयोग, यानी आपको ठीक उसी व्यक्ति को खोजना पड़ता था जिसे आपकी चीज चाहिए, और आपके पास भी वही चीज होनी चाहिए जो उसे चाहिए। सोचिए, आपको जूते चाहिए और आपके पास चावल है। अब आपको ऐसे मोची को ढूंढना होगा जिसे चावल चाहिए। अगर उसे चावल नहीं, सब्जियां चाहिए, तो आपको पहले सब्जी वाले से बात करनी पड़ेगी, फिर उससे चावल लेकर मोची तक पहुंचना होगा। यह प्रक्रिया लंबी, थकाऊ और बेहद असुविधाजनक थी। दूसरी बड़ी समस्या थी मूल्य का सही निर्धारण। एक बोरी गेहूं के बदले कितने मीटर कपड़ा मिलेगा? एक गाय के बदले कितनी बकरियां मिलेंगी? कोई तय पैमाना नहीं था। सब कुछ मोलभाव पर निर्भर था। इससे अक्सर एक पक्ष को नुकसान होता और दूसरे को अनुचित लाभ मिल जाता। तीसरी समस्या थी बचत और संचय की। आज हम पैसे को बैंक में रख सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप क्या बचाते? अनाज रखा तो खराब हो सकता था, पशु रखे तो बीमार हो सकते थे या मर सकते थे, यानी संपत्ति को लंबे समय तक सुरक्षित रखना बहुत कठिन था। चौथी समस्या थी विभाजन की। अगर आपके पास एक बैल है और आपको सिर्फ एक जोड़ी जूते चाहिए, तो आप बैल का आधा हिस्सा तो दे नहीं सकते। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोटे हिस्सों में बांटना संभव नहीं होता। इस वजह से व्यापार बहुत सीमित रह जाता था। इन्हीं समस्याओं ने मानव सभ्यता को सोचने पर मजबूर किया कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हर जगह स्वीकार की जाए, जिसे आसानी से ले जाया जा सके, जो टिकाऊ हो, जिसे संचित किया जा सके और जिसे छोटे भागों में भी बांटा जा सके। यहीं से मुद्रा या पैसे का विचार जन्मा। शुरुआत में लोगों ने सीपियों, मनकों, नमक, विशेष पत्थरों और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे वस्तु विनिमय की कई दिक्कतें तो दूर हुई, लेकिन नई समस्याएं भी सामने आई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मुद्रा मानी जाती थी। कहीं सीपियां मूल्यवान थी तो कहीं बेकार। इसलिए एक अधिक स्थिर, सार्वभौमिक और भरोसेमंद माध्यम की आवश्यकता बनी रही। और यही प्रवेश होता है धातुओं का, खासकर चांदी और सोने का। इन धातुओं में वे सभी गुण थे जो एक अच्छी मुद्रा में होने चाहिए। वे दुर्लभ थी,
टिकाऊ थी, पिघलाकर ढाली जा सकती थी और लगभग हर जगह मूल्यवान मानी जाती थी। यहीं से शुरू हुआ सिक्कों का युग, एक ऐसी क्रांति जिसने मानव सभ्यता के आर्थिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन भारत में ये यात्रा कैसी रही? कैसे चांदी के सिक्कों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर राज किया और फिर अंग्रेजों के आने के बाद इस पूरे आर्थिक खेल के नियम कैसे बदल गए? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। अध्याय 2, चांदी के सिक्कों का दौर, जब रुपया सच में चांदी हुआ करता था। पिछले अध्याय में हमने देखा कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों ने कैसे मुद्रा के जन्म का मार्ग तैयार किया। अब हम कहानी को भारत के संदर्भ में समझेंगे। भारत में मुद्रा का इतिहास बेहद प्राचीन और समृद्ध रहा है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक। सिक्कों और विनिमय के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की किताब का मुख्य केंद्र वह दौर है जब भारत की मुद्रा प्रणाली चांदी पर आधारित थी। मुगलों के समय से लेकर ब्रिटिश शासन की शुरुआत तक भारत में चांदी के सिक्के व्यापार और अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। आज हम जिसे रुपया कहते हैं, वो मूल रूप से एक निश्चित वजन की चांदी का सिक्का था। उसकी कीमत किसी कागजी अंक से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद चांदी की मात्रा से तय होती थी। इसे सिल्वर स्टैंडर्ड या रजत मान कहा जाता था। इस प्रणाली में मुद्रा का आधार चांदी थी। कोई अपनी चांदी टकसाल में ले जाकर उसके बदले रुपए के सिक्के बनवा सकता था और फिर उन सिक्कों को पिघलाकर वापस चांदी भी प्राप्त की जा सकती थी। इससे मुद्रा की कीमत में एक प्राकृतिक स्थिरता बनी रहती थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी महंगी होती तो रुपया मजबूत होता, अगर चांदी सस्ती होती तो रुपया कमजोर हो जाता। फिर भी आम आदमी के लिए यह समझना आसान था, क्योंकि उसकी जेब में रखा सिक्का अपने आप में एक वास्तविक धातु था। उसके पास जो पैसा था, उसकी एक ठोस भौतिक कीमत थी। ये व्यवस्था भारत में सदियों तक सफलतापूर्वक चलती रही। लेकिन फिर भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने हर व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया और मुद्रा प्रणाली भी इससे अछूती नहीं रही। शुरुआत में उन्होंने भी सिल्वर स्टैंडर्ड को ही जारी रखा, क्योंकि ये पहले से प्रचलित प्रणाली थी। लेकिन दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। 19वीं सदी में ब्रिटेन और कई अन्य शक्तिशाली देश धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड की ओर बढ़ने लगे। इसका मतलब था कि उनकी मुद्रा चांदी नहीं, बल्कि सोने पर आधारित होगी। ब्रिटेन ने इस प्रणाली को अपना लिया। अब समस्या ये थी कि भारत, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश था, अभी भी चांदी आधारित मुद्रा पर चल रहा था। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और विनिमय दर को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा होने लगी। मान लीजिए, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड सोने पर आधारित है और भारत का रुपया चांदी पर, तो दोनों के बीच विनिमय दर इस बात पर निर्भर करेगी कि सोने और चांदी की आपसी कीमत क्या है। और यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दुनिया भर में चांदी की नई नई खदानें खोजी गई, खासकर अमेरिका में। इससे चांदी की आपूर्ति बढ़ गई, और जब किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत गिरने लगती है। चांदी के साथ भी यही हुआ। सोने की तुलना में चांदी की कीमत तेजी से गिरने लगी, और क्योंकि भारत का रुपया चांदी पर आधारित था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया भी कमजोर होने लगा। ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपया गिरता चला गया। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आयात महंगे हो गए। ब्रिटेन से आने वाली मशीनें, वस्त्र और अन्य सामान अब अधिक रुपए में मिलने लगे। जो भारतीय लोग ब्रिटेन में काम करते थे या जिनकी आय पाउंड में थी, उन्हें रुपए में कम मूल्य मिलने लगा। इसके अलावा भारत सरकार को ब्रिटेन को हर साल भारी रकम चुकानी पड़ती थी, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था। यह रकम ब्रिटिश अधिकारियों की तनख्वाह, पेंशन, सेना के खर्च और प्रशासनिक व्यय के लिए होती थी, और यह भुगतान पाउंड में करना होता था। जब रुपया कमजोर हुआ तो उसी निश्चित पाउंड की राशि के लिए
भारत को अधिक रुपए खर्च करने पड़े। इससे भारत का खजाना खाली होने लगा और आर्थिक बोझ बढ़ता गया। अंग्रेजों ने इस संकट को देखा, लेकिन उन्होंने जो समाधान निकाला वो भारत के हित में नहीं था। उनका उद्देश्य भारत की मुद्रा प्रणाली को इस तरह बदलना था कि ब्रिटिश आर्थिक हित सुरक्षित रह सकें। और यहीं से उस आर्थिक खेल की शुरुआत हुई जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब में बहुत गहराई से समझाया है। अध्याय 3, सोने और चांदी का संघर्ष। भारत की अर्थव्यवस्था का महायुद्ध। अब भारत एक ऐसे संकट में फंस चुका था जिसमें रुपया कमजोर हो रहा था, आयात महंगे हो रहे थे और सरकारी खजाना दबाव में था। ब्रिटिश शासन के सामने सवाल था, अब क्या किया जाए? इस समस्या को हल करने के लिए अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक लंबी और तीखी बहस शुरू हुई। यही बहस सोने और चांदी के संघर्ष का मैदान बन गई। मुख्य रूप से दो पक्ष थे। एक पक्ष चाहता था कि भारत भी ब्रिटेन की तरह गोल्ड स्टैंडर्ड अपना ले। दूसरा पक्ष चाहता था कि सिल्वर स्टैंडर्ड बना रहे या उसमें सुधार किया जाए। गोल्ड स्टैंडर्ड के समर्थकों का तर्क था कि जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सोने को अपना रही है, तो भारत को भी उसी राह पर चलना चाहिए। इससे रुपया और पाउंड के बीच स्थिर विनिमय दर स्थापित होगी, व्यापार में अनिश्चितता कम होगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। ब्रिटिश अधिकारी और व्यापारी इस विचार के पक्ष में थे, क्योंकि इससे उनके व्यापारिक हित मजबूत होते थे। एक स्थिर विनिमय दर का अर्थ था कि वे भारत के साथ व्यापार में घाटा नहीं उठाएंगे और आसानी से अपनी कमाई पाउंड में बदलकर ब्रिटेन भेज सकेंगे। सुनने में यह विचार बहुत आकर्षक लगता था, जैसे भारत को भी सोने के आधार पर एक आधुनिक और मजबूत मुद्रा प्रणाली मिल जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी था। भारत के आम लोगों, किसानों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा झटका हो सकता था। भारत सदियों से चांदी का इस्तेमाल करता आया था। लोगों की बचत, आभूषण और स्थानीय आर्थिक समझ, सब कुछ चांदी से जुड़ा हुआ था। अगर सरकार अचानक ये घोषणा कर देती कि अब रुपया सोने पर आधारित होगा, तो चांदी से जुड़े लोगों की संपत्ति पर गंभीर असर पड़ सकता था। भारत एक गरीब देश था और सोने को मुद्रा का आधार बनाना बहुत महंगा था। सरकार के पास इतना सोना जुटाना आसान नहीं था। इसके अलावा छोटे लेन देन के लिए सोना बहुत व्यावहारिक भी नहीं था। रोजमर्रा के व्यापार में चांदी कहीं अधिक उपयोगी थी। इसलिए दूसरा पक्ष कहता था कि भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के लिए चांदी ही बेहतर है। वे मानते थे कि चांदी की कीमत में जो गिरावट आई है वो अस्थायी है। उनका यह भी कहना था कि रुपया कमजोर होने से भारत के निर्यात को लाभ हो रहा है, क्योंकि विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय सामान सस्ता पड़ रहा है। ये तर्क भारतीय किसानों, उत्पादकों और कई राष्ट्रवादी विचारकों को अधिक उचित लगता था। वे ब्रिटिश दबाव का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये बहस वर्षों तक चलती रही। सरकार ने कई समितियां बनाई, रिपोर्टें तैयार करवाई, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार के सामने दुविधा थी। अगर वे गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाते तो भारत में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का खतरा था। अगर वे चांदी जारी रखते तो उनके अपने व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे थे। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने टकसालों में आम जनता के लिए चांदी से रुपए के सिक्के ढालना बंद कर दिया। अब कोई भी अपनी चांदी लेकर उसके बदले सिक्का नहीं बनवा सकता था। इस तरह सरकार ने रुपए की आपूर्ति पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह सिल्वर स्टैंडर्ड के अंत की शुरुआत थी। अब रुपया सिर्फ धातु का सिक्का नहीं रह गया था, वो सरकार द्वारा नियंत्रित एक टोकन मुद्रा बनता जा रहा था, जिसकी कीमत सरकार तय कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझा। उनके लिए ये सिर्फ सोने और चांदी की बहस नहीं थी, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य और उसकी संप्रभुता का सवाल था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार अपने हितों को साधने के लिए भारतीय मुद्रा व्यवस्था को
अपने मुताबिक बदल रही थी। ऐसे समाधान बनाए जा रहे थे जो ऊपर से अच्छे लगे, लेकिन वास्तविक बोझ भारत की जनता पर डालें। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी देश की मुद्रा नीति उसी देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, न कि किसी बाहरी शक्ति के दबाव में। तो अब सवाल था, इस संघर्ष का अंत कैसे होगा? क्या भारत गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाएगा या ब्रिटिश सरकार कोई तीसरा रास्ता निकालेगी? यहीं से शुरू होता है सुनहरे सपने का भ्रम। अध्याय 4, गोल्ड स्टैंडर्ड का सुनहरा सपना। क्या यह सच में सोना था? पिछले अध्यायों में हमने देखा कि चांदी की कीमत गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था हिल गई थी और सोने चांदी के बीच एक बड़ा आर्थिक संघर्ष खड़ा हो गया था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार और व्यापारी थे जो भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड पर लाना चाहते थे। दूसरी तरफ वे लोग थे जो चांदी आधारित प्रणाली को भारत के लिए अधिक उपयुक्त मानते थे। ऐसे माहौल में गोल्ड स्टैंडर्ड एक जादुई समाधान की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। ये एक ऐसा सुनहरा सपना था जो मुद्रा को स्थिरता, व्यापार को सुविधा और अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता देने का दावा करता था। लेकिन कोई भी बड़ा आर्थिक बदलाव समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो काम कैसे करता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। इसके तहत किसी देश की मुद्रा सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर होती है। सरकार ये गारंटी देती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा लेकर आए तो उसे बदले में तय मात्रा में सोना दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार कहे कि 1 रुपया 1 ग्राम सोना, तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए के बदले 1 ग्राम सोना मिल सकता है। इस प्रणाली के तहत सरकार उतने ही नोट जारी कर सकती है जितना सोना उसके भंडार में हो, यानी वो मनमाने ढंग से नोट नहीं छाप सकती। यही बात इस प्रणाली को मजबूत और भरोसेमंद बनाती थी। लोगों को विश्वास होता था कि उनकी जेब में रखा कागज केवल कागज नहीं, बल्कि सोने का वादा है। इस प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ता है। जब दो देश गोल्ड स्टैंडर्ड पर होते हैं तो उनकी मुद्राओं के बीच विनिमय दर अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। इससे व्यापारियों और निवेशकों को सुविधा होती है, क्योंकि मुद्रा के अचानक गिरने या बढ़ने का डर कम हो जाता है। इसी कारण 19वीं सदी में ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश गोल्ड स्टैंडर्ड को आधुनिक आर्थिक प्रगति का प्रतीक मानने लगे थे। वे चाहते थे कि भारत भी इस व्यवस्था में शामिल हो जाए। लेकिन हर सुनहरी चीज की एक कीमत होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड का आकर्षण जितना बड़ा था, उसकी व्यावहारिक कठिनाइयां भी उतनी ही गंभीर थी। भारत जैसे विशाल और गरीब देश के लिए सोने का पर्याप्त भंडार जुटाना बेहद कठिन था। रोजमर्रा के लेन देन में सोना इस्तेमाल करना न तो आसान था, न ही सस्ता। यही वो बिंदु था जहां ब्रिटिश नीतियों का असली चेहरा सामने आने लगा। गोल्ड स्टैंडर्ड का सपना जितना सुंदर दिखता था, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही जटिल और कठोर थी। ये सवाल अब और गहरा हो गया था। क्या भारत के लिए ये स्थिरता सचमुच लाभकारी होगी, या ये केवल ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों को पूरा करने वाला एक आर्थिक ढांचा साबित होगा? गोल्ड स्टैंडर्ड सुनने में जितना आकर्षक लगता था, व्यवहार में उसे लागू करना उतना ही कठिन था। किसी देश को गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाने के लिए अपने खजाने में भारी मात्रा में सोना रखना पड़ता है। मुद्रा की विश्वसनीयता उसी सोने पर निर्भर करती है। यदि लोगों का विश्वास डगमगा जाए और वे बड़ी संख्या में अपने नोटों के बदले सोना मांगने लगे, तो सरकार के लिए संकट खड़ा हो सकता है। भारत जैसे विशाल और गरीब देश के लिए यह आसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि भारत में शुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड लागू करना बेहद महंगा होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो ऊपर से तो गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में उससे अलग था। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसी व्यवस्था की कहानी जिसने वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। उस व्यवस्था का नाम था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अध्याय 5, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का जाल। जब सोना दिखा लेकिन मिला नहीं। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड नाम सुनकर लगता है कि इसका संबंध भी सोने से ही होगा, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ अलग थी। इस व्यवस्था में आम जनता
अपने नोटों या रुपयों के बदले सीधे सोना प्राप्त नहीं कर सकती थी। सरकार केवल ये दावा करती थी कि रुपया एक निश्चित दर पर ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ है और पाउंड सोने से जुड़ा हुआ है, यानी रुपया पाउंड सोना, सीधे सोना नहीं। दिखने में ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन वास्तव में यही पूरी व्यवस्था का सबसे कमजोर हिस्सा था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उनका कहना था कि ये वास्तविक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बल्कि उसका एक भ्रम है। इस प्रणाली में भारत की मुद्रा का नियंत्रण काफी हद तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों पर निर्भर हो गया। यदि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बदलती तो उसका असर भारत पर भी पड़ता। भारत अपनी मुद्रा नीति का स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता था। यही कारण था कि अंबेडकर जी इसे भारत के हितों के विरुद्ध मानते थे। अध्याय 6। असली समस्या कहाँ थी? क्या रुपया कमजोर था या व्यवस्था? बहुत से लोग समझते थे कि समस्या सिर्फ रुपया कमजोर होने की थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने इससे कहीं गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि समस्या रुपया नहीं था, समस्या थी मुद्रा की आपूर्ति और उसका नियंत्रण। यदि बाजार में आवश्यकता से अधिक मुद्रा आ जाए तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। यदि मुद्रा बहुत कम हो जाए तो व्यापार धीमा पड़ जाता है। अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए संतुलन आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार बार बार विनिमय दर पर ध्यान दे रही थी, लेकिन अंबेडकर का ध्यान आम जनता की क्रय शक्ति पर था। वे पूछते थे, यदि किसान अपनी फसल बेचकर पहले से कम सामान खरीद पा रहा है तो मुद्रा व्यवस्था का लाभ किसे मिल रहा है? यही वो प्रश्न था जिसने उनकी सोच को अन्य अर्थशास्त्रियों से अलग बना दिया। अध्याय 7। डॉक्टर अंबेडकर जी का समाधान। एक स्थिर और न्यायपूर्ण मुद्रा व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर जी केवल आलोचना नहीं करते थे, वे समाधान भी प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि मुद्रा व्यवस्था का उद्देश्य केवल सरकार या व्यापारियों की सुविधा नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुद्रा की आपूर्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाए। सरकार को मनमाने ढंग से मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसी केंद्रीय संस्था की आवश्यकता पर जोर दिया जो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर मुद्रा व्यवस्था का संचालन कर सके। एक ऐसी संस्था जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता को प्राथमिकता दे। ये विचार आगे चलकर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अध्याय 8। रिजर्व बैंक की अवधारणा। एक विचार जिसने इतिहास बदल दिया। आज हम सभी रिजर्व बैंक का नाम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉ. अंबेडकर जी के विचारों ने भारत में केंद्रीय बैंक की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार से बताया कि मुद्रा व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था कितनी आवश्यक है। 1935 में जब भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तब उसके कई मूलभूत सिद्धांत उन आर्थिक चर्चाओं से प्रभावित थे जिनमें अंबेडकर जी के विचार भी शामिल थे। रिजर्व बैंक का कार्य केवल नोट छापना नहीं है, वो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मुद्रास्फीति पर नजर रखता है, बैंकों को विनियमित करता है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। यानी जिस समस्या की चर्चा अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में की थी, उसका संस्थागत समाधान बाद में रिजर्व बैंक के रूप में सामने आया। अध्याय 9। आज के भारत में अंबेडकर जी के आर्थिक विचार। जब हम डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम सुनते हैं तो अक्सर संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं, लेकिन उनके आर्थिक विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से पूरी नहीं होती। आर्थिक स्थिरता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि मुद्रा अस्थिर हो जाए, यदि महंगाई अनियंत्रित हो जाए, यदि लोगों की बचत का मूल्य घट जाए, तो राष्ट्र की प्रगति बाधित हो जाती है। आज जब हम मुद्रास्फीति, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा भंडार और केंद्रीय बैंक जैसी बातें सुनते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन विषयों पर डॉ. अंबेडकर जी ने लगभग एक सदी पहले गंभीर चिंतन किया था। उनकी दूरदर्शिता आज भी प्रासंगिक है। समापन। रुपए की अनसुनी कहानी। दोस्तों, हमारी जेब में रखा रुपया केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है,
ये सदियों के आर्थिक विकास, संघर्षों, प्रयोगों और नीतिगत निर्णयों की कहानी है। वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर चांदी के सिक्कों तक, चांदी से सोने की बहस तक, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से लेकर आधुनिक केंद्रीय बैंकिंग तक, रुपए ने एक लंबा सफर तय किया है। और इस सफर को समझने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन एक अमूल्य मार्गदर्शक है। ये पुस्तक हमें केवल मुद्रा का इतिहास नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि आर्थिक नीतियां किसी राष्ट्र के भविष्य को कैसे आकार देती है, और ये भी कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार केवल धन नहीं, बल्कि दूरदर्शी विचार और न्यायपूर्ण नीतियां होती है। यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए ज्ञानवर्धक सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और सीखते रहिए।